Hello student, this is your microprocessor class and this is the lecture 8. In this lectures we discuss about the branch instruction sets. In branch instruction sets we discuss about the loop and we discuss about the two types of branch instructional set, and the first is called as your conditionals and unconditionals instruction sets. And in this lecture we also discuss some of the called as your delay and how to find the delay in this lectures. Now we start this lecture. This is the branch operations and this is the branch instruction sets, and it is in two type of branch instruction sets. And the first is your unconditional branch and go to the new locations no matter what, and there is an conditional branch and go to the locations if the condition is true. अनकंडीशनल ब्रांच और कंडीशनल ब्रांच का मतलब ये है कि आपको कोई मान लीजिए जब आप माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग करेंगे तो एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग हम देखेंगे कि हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में लूप यूज करते थे, इफ एल्स वाइल, तो ये सब जो लूप का हम लोग यूज़ करते थे सी प्रोग्रामिंग जब पढ़ते थे, तो हम लोग यहाँ पर भी माइक्रो प्रोसेसर में लूप का यूज़ करेंगे। जहाँ पर इफ एल्स आप सी में यूज़ करते थे, यहाँ पर हम लोग जो भी कंडीशंस जो भी इंस्ट्रक्शन सेट्स होंगे लूप के, वो हम अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दो तरह के हमने कंडीशनल, एक कंडीशनल ब्रांच है। कंडीशनल ब्रांच का मतलब ये है कि जो आपका जो लूप है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो आप कंडीशन देंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस लूप का मूवमेंट होगा। अनकंडीशनल ब्रांच का मतलब ये है कि उसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होगा, देयर इज एन नो एनी कंडीशंस, ही विल बी ओनली गो टू द न्यू लोकेशन नो मैटर व्हाट। मतलब ये मैटर नहीं करेगा कि व्हाट इज़ योर आउटपुट, आउटपुट क्या है, इट्स नो मैटर। कंडीशनल में ये होगा कि योर आउटपुट पे डिपेंड करेगा कि क्या आपका आउटपुट है वह उस कंडीशन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट अगर हम अनकंडीशनल की बात करेंगे कि गो टू द लूप एंड अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, जो भी एड्रेस आप डिफाइन करेंगे ही विल जंप, आइदर हिज कंडीशन इज़ फुलफिल्ड या नॉट। वो कंडीशन क्या है उस पर वो मैटर नहीं करता, बस वो क्या करेगा, जस्ट वी जंप, वो सिर्फ एक जंप कर देगा, देयर इज नो एनी कंडीशंस। नाउ द अनकंडीशनल ब्रांच के जस्ट एग्जांपल JMP एंड दिस इज द एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जंप एड्रेस, एक एड्रेस गिवन होगा एंड वी विल बी जंप टू द एड्रेस। जंप ऑफ द एड्रेस स्पेसिफाइड गो टू, मतलब जो भी एड्रेस, सपोज अगर हम लिखते हैं जस्ट जंप 2000H, इट्स वे आई रिटर्न इन दिस 2000H, इसका मतलब आएगा दिस प्रोग्राम विल, हम डिस्कस करेंगे द प्रोग्राम वन बाय वन इज। आपको पता है कि प्रोग्राम वन बाय वन लाइन जो है वो रीड होता है, वन बाय वन राइट को इंटरप्रेटर जिसको कहते हैं, वन बाय वन लाइन को वो रीड करता है। और जब यहाँ पर आएगा जंप इंस्ट्रक्शन देखेगा, देर इज ए नो एनी कंडीशन, ही जंप एट दैट एड्रेस, इस एड्रेस पर जंप कर जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ योर जंप इंस्ट्रक्शन। नाउ द कॉल एड्रेस, दिस इज योर कॉल, दिस आर द अनकंडीशनल। अगर आप कॉल इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, दिस इज योर एड्रेस, ये हम लोग सब रूटीन में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग जान लें कि ये अनकंडीशनल ब्रांच में आता है। अगर आप कॉल इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये हम लोग सब रूटीन में यूज करेंगे। मतलब एक मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इनसाइड दिस प्रोग्राम मैनी टाइम्स यू यूज द स्क्वायर रूट। इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी टाइम्स आप स्क्वायर रूट का यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक स्क्वायर रूट का एक इंडिविजुअल प्रोग्राम बना लेते हैं। आप इस प्रोग्राम में बार बार स्क्वायर रूट का प्रोग्राम को नहीं लिखने के लिए क्या करते हैं आप लोग, हम एक स्क्वायर रूट का यहाँ पर एक प्रोग्राम, हमने स्क्वायर रूट का एक प्रोग्राम राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत होगी, वी विल कॉल दिस प्रोग्राम। हम इस एड्रेस पर जाएंगे और इस एड्रेस पर जो भी प्रोग्राम है यहाँ पर लिखेंगे एंड देन जंप टू द मेन एड्रेस। तो ये हम लोग दिस इज़ द कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं कि अगर एक ही प्रोग्राम में कंटिन्यूसली हमें मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है कोई प्रोग्राम को, तो देन वी विल बी यूज ए सब रूटीन प्रोग्राम। हम एक सब रूटीन का प्रोग्राम करते हैं, मतलब एक सबसेट तैयार करते हैं और उसके अंदर हम वो प्रोग्राम लिख देते हैं, देन वी विल बी कॉल द गिवन प्रोग्राम। नेक्स्ट RTG is called as your return from subroutine and that is RT, it is RTET कर देंगे
एंड वी विल गिवन दिस रिटर्न टू द सब रूटीन, और आपके सब रूटीन में वो रिटर्न कर जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ योर आर टी. एंड द एड्रेस ऑफ द सप्लाइड ऑल ब्रांचेज ऑपरेशन मस्ट बी 16 बिट. जो भी आप एड्रेस यूज कर रहे हैं दिस आर द 16 बिट. ना अब हम लोग ने अभी तक हमने देखा कि देयर इज ए नो एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं था, बस जंप इंस्ट्रक्शन पे आए, जो भी एड्रेस गिवन था वी विल जंप टू दिस इंस्ट्रक्शन. हम क्या किए, उस इंस्ट्रक्शन पर जंप कर गए. ना अब हम लोग कंडीशनल ब्रांच को देखते हैं. कंडीशनल में देखते हैं तो गो टू द लोकेशंस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस मीट. अगर आप लिखते हैं जे जेड, इसका मतलब है जंप ज़ीरो एड्रेस जंप ऑन ज़ीरो. एक एड्रेस गिवन है, ठीक है. आप मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किए, ठीक है. सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम में सपोज मान लीजिए सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट आर, ठीक है. और सपोज दिस आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस ऑफ आर, ठीक है. अगर ये कंडीशंस है और इफ ए की वैल्यू सपोज वी एज्यूम ए इज इक्वल टू 08H एंड आर इज योर रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर मान लीजिए बी सी डी, जो भी आपको मानना है, बस जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इज 08H. अगर आपका आर रजिस्टर भी क्या कंटेन कर रहा है, 08H, तो इस केस में क्या होगा कि जब आप ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे सब ऑफ आर, इसका मतलब ए माइनस ऑफ रजिस्टर आर, ए एन माइनस बी, आउटपुट क्या आएगा, 0. तो ये कंडीशन फुलफिल्ड है. जीरो फ्लैग का मतलब दैट इज द जीरो फ्लैग. जंप व्हेन जीरो फ्लैग मतलब जंप 0, इट मीन्स दैट इफ द आउटपुट्स आर completely 0, मतलब आफ्टर योर अर्थमेटिक ऑपरेशन इज completed, योर complete आउटपुट इज 0. दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड. अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड होगा तो जो आप एड्रेस लिख रहे हैं उस एड्रेस पर आपका प्रोग्राम जंप कर जाएगा. इट्स मीनिंग इज क्लियर. नेक्स्ट, गो टू द एड्रेस स्पेसिफाइड इफ जीरो फ्लैग इज सेट. देखिए दिस इज द मीनिंग, जीरो फ्लैग इज सेट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जे एंड जेड जंप नॉन जीरो, मतलब इफ द जीरो फ्लैग इज नॉट ए सेट, अगर आपका जीरो फ्लैग सेट नहीं होता है तब हम जंप इंस्ट्रक्शन हमारा फुलफिल करेगा, तब हमारा जो गिवन एड्रेस जंप के साथ है वहाँ पर वो उस एड्रेस पर वो प्रोग्राम जंप करेगा. दिस इज द मीनिंग. इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर द अर्थमेटिक ऑपरेशन योर आउटपुट इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट आफ्टर द stored in the accumulator में स्टोर होगा at the time the zero flag, at the time your accumulator is not equal to 0. It means that the zero flag is not set. If the condition is satisfied, अगर आपका जे एंड जेड का कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब जीरो फ्लैग आपका सेट नहीं होता है, एट द टाइम जो भी आप एड्रेस देंगे उस एड्रेस पर आपका प्रोग्राम जंप कर जाएगा. दिस इज द मीनिंग. ओके. नेक्स्ट, जे सी जंप कैरी, मतलब ये हुआ कि योर कैरी फ्लैग इज सेट, मतलब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन कीजिए या आप लॉजिकल ऑपरेशन कीजिए. आफ्टर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सॉरी बोथ एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल दोनों की बात मैं कर रहा हूँ. आफ्टर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस अगर कोई भी कैरी आफ्टर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इफ द कैरी फ्लैग इज सेट, अगर कैरी फ्लैग आपका सेट हो जाता है, इट मीन्स दैट दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड. ये जंप कब करेगा, जब आपका कैरी फ्लैग सेट होगा, और कैरी फ्लैग जब सेट होगा तो जो भी एड्रेस गिवन है उस एड्रेस पर वो जंप कर जाएगा. ओके. नेक्स्ट है जंप नॉट नो कैरी, मतलब ये हुआ कि इफ द कैरी फ्लैग इज रीसेट, आपका कैरी फ्लैग रीसेट है, मतलब अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हुआ, देयर इज ए नो कैरी आर जनरेटेड, कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तब यह कंडीशन फुलफिल्ड हो. ये क्या कह रहा है कि जब जंप तभी करेगा जब आपका कैरी 0 होगा या सेट होगा, सॉरी रीसेट होगा, इट्स मीनिंग सॉरी इट्स रीसेट होगा, मतलब देयर इज ए नो कैरीज आर जनरेटेड, तो जो भी एड्रेस होगा उस पॉइंट पर वो जंप कर जाएगा. ओके. नेक्स्ट है जेपी. जेपी का मतलब है साइन फ्लैग. इफ द पैरिटी फ्लैग इज द इवन
is the jump on plus. This is your sign flag. Okay, it means that if the sign flag is not set, तो साइन फ्लैग अगर आपका सेट नहीं है, इट मीन्स दैट कि साइन ऑन प्लस, मतलब साइन आपका सेट कब होता है, 1 कब होता है, जब आपका निगेटिव होता है. तो जब आपका साइन फ्लैग, इफ द साइन फ्लैग इज सेट मीन्स साइन फ्लैग अगर आपका 0 आता है, मतलब आपका पॉजिटिव वैल्यू आता है, तब आपका ये गिवन एड्रेस पर जंप करेगा. जेएम का मतलब है जंप ऑन माइनस. अगर आपका साइन फ्लैग निगेटिव होता है, then he is the minus on the given address. These are the basically your conditional. ये सब जो आप देख रहे हैं ये आपका कंडीशनल है कि गिवन कंडीशंस पर वो जंप करेगा. कभी आप जीरो लेते हैं तो जीरो फ्लैग को सेट होता है तब वो जंप करेगा, या नॉन जीरो लेते हैं जब जीरो फ्लैग आपका रीसेट होगा तब वो जंप करेगा. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कब वो जंप करेगा, आप किस इस कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वो जंप करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मशीन कंट्रोल. मशीन कंट्रोल में हमने पढ़ा था हॉल्ट. हॉल्ट इज द स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. अगर हम प्रोग्रामिंग में हॉल्ट लिखते हैं तो हॉल्ट का मतलब ये समझता है हमारा प्रोग्राम कि टू स्टॉप, अब हमको आगे एग्जीक्यूट नहीं करना है. नोप, नोप का मतलब ये होता है नो ऑपरेशन, एग्जैक्टली से डू नथिंग, यूजुअली यूज द डिले या रिप्लेस द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डिबगिंग. देखिए होता क्या है, एक नोप का मतलब ऐसे समझ लीजिए नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है. अब ये होता क्या है नोपी, नोप क्या काम करता है. मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, इफ़ यू राइट डाउन लाइक 1000 लाइन ऑफ प्रोग्राम्स, तो अब क्या करना है हमें 1000 ऑफ लाइन ऑफ प्रोग्राम्स में मान लीजिए कहीं एरर शो कर रहा है, यू कैन नॉट फाइंड आउट वेयर द एरर इज़ प्रेजेंट. आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि कहाँ एरर है. तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप एक ब्रेक कर करके एक नोप प्रोग्राम नोप लिख देंगे. नोप का मतलब क्या हो जाएगा कि बिफोर द प्रोग्राम ही इज एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्ट प्रोग्राम विल बी वर्किंग एज ए स्टॉप, देन वी विल बी चेक. तो हम क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे बिटवीन दिस, प्लेस कर करके जो हम एक स्लॉट में प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं. तो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, इट क्रिएटेड डिले. तो बेसिकली इट क्रिएटेड डिले एट द रिप्लेस द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डिबगिंग. डिबगिंग का मतलब ये होता है जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारा एरर आ रहा है, उस एरर को हम लोग रिप्लेस करने के लिए किस इंस्ट्रक्शन में एरर आ रहा है या कहाँ हम लोग कुछ एरर कर रहे हैं, देयर इज एन यूज फॉर द नोप इंस्ट्रक्शन, दैट इज नो ऑपरेशन. ओके. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन विथ मेमोरी एड्रेस. हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लें फिर आगे की ओर बढ़ते हैं. ठीक. सपोज ऑपरेशन ऑफ एन एड्रेस इज 2085. आपको एक एड्रेस दिया गया 2085, तो हम लोग पहला कंडीशन नॉन कंडीशनल इंस्ट्रक्शन देखते हैं जंप. जंप के बाद क्या था, एड्रेस. हमने एक एड्रेस ले लिया 2085 योर एड्रेस यहाँ पर. ओके, दिस इज द पॉइंट. दिस इज योर ऑपकोड. जंप क्या है, जंप एक ऑपकोड है एंड दिस इज योर ऑपरेंट. ओके. अब ये तो देखिए जंप का दिस इज योर ऑपकोड यहाँ पर जनरेट हुआ है C3 एंड दिस इज योर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये 8 बीट का है. दिस इज योर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. 85, दिस इज फर्स्ट सेकेंड वी रीड द लोअर एड्रेस इज 85, दिस इज द again 1 byte instruction, and 20 is the higher address, it is 20, and so and it is the 20, this is the higher address but this is the third, and the total is the 3 byte of instruction. तो टोटल आपका कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया. इसका मतलब यहाँ से हमने एक चीज़ पॉइंट आउट कर लिया कि जितने भी ब्रांच इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं ऑल आर 3 बाइट. बिकॉज आप किसी को भी देख लीजिए सारा, चाहे वो कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो, उस केस में आप देखिए जब में क्या है, देयर इज एन ऑपकोड विथ एड्रेस. हर के साथ क्या है, एड्रेस. एक ऑपकोड को कितना लगता है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. उसका सेकंड क्या होता है कि आपका लोअर एड्रेस 85, इट इज़ ऑल्सो 8 बीट, तो दैट इज़ 1 बाइट ऑल्सो, एंड 20 इट इज़ ऑल्सो द 8 बीट, सो इट इज़ ऑल्सो दैट 1 बाइट. तो टोटल कितने हो गए, 3 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन.
इसका मतलब द कंडीशनल, जो भी आपके कंडीशनल हैं, ऑल आर 3 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कोई एड्रेसिंग मोड होगा? कोई एड्रेसिंग मोड नहीं, क्योंकि हम लोग तो कोई रजिस्टर ना मेमोरी ना कुछ कर रहे हैं। देयर इज ए नो एनी एड्रेसिंग मोड से। नेक्स्ट है हमारा काउंटर एंड डिले, काउंटर एंड टाइम डिले। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग टाइम डिले फाइंड करेंगे, लूप के अंदर जो डिले जनरेट होता है उस डिले को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है हमारा काउंटर। काउंटर्स क्या होता है, आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े हैं, टू काउंट द नंबर्स, नंबर्स को हमारा काउंट करता है। चाहे वो हम लोग देखते हैं अप काउंटर पढ़ते हैं या डाउन काउंटर पढ़ते हैं। अप काउंटर में हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं और डाउन काउंटर्स में हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, डेट इज़ INR इंक्रीमेंट ऑफ द 2 रजिस्टर एंड DCR इज़ द डिक्रीमेंट। तो हमको डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का काउंटिंग करते हैं, चाहे वो अप काउंटिंग करते हो या डाउन काउंटिंग, अकॉर्डिंग टू द वी विल बी यूज द इंस्ट्रक्शंस। Okay, the loop counter is a set of loop counter is a set up by loading register with a certain values. There are using DCR। मान लीजिए कि कुछ भी रजिस्टर में लोड कर लिया गया, इनिशियली 0 लोड कर लिया गया, अब हमें अप काउंटिंग करना है तो हम क्या यूज करेंगे, INR। मान लीजिए कि हमारा रजिस्टर है, उसने FF काउंट, पहले से हमने FF स्टोर कर दिया सपोज किसी रजिस्टर में, अब हम चाहते हैं कि डाउन काउंटर यूज करें तो वी विल यूज एज ए DCR। So the content of the register uploaded, and the loop is set up, the conditional jump instructions and loop back are not depending on whether the count has reached in the termination of count। तो डिपेंड करेगा कि जब हम किस तरह से लूपिंग करें काउंटिंग का, इट विल बी काउंट एज अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द लूप। Suppose in this way we understand, this is your counters and the operations of the loop counters may be described as follow in the flowing chart। Suppose मान लीजिए कि इनिशियलाइज कर लिया आपने किसी वैल्यूज़ को, बॉडी ऑफ द लूप अपडेट काउंट्स एंड इज़ द फाइनल काउंट। सपोज मान लीजिए कि हमने कोई रजिस्टर में, मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए रजिस्टर में B, मान लीजिए कोई रजिस्टर है, हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखा और B में 00H को स्टोर कर लिया, ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप। ओके, इनिशियली हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि इसमें अप काउंट हो, तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, INR B, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ B। हमने इंक्रीमेंट स्टार्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमने कहाँ पर चलेंगे, अब जब हमने इंक्रीमेंट स्टार्ट कर दिया, अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या करेंगे, जंप नॉन ज़ीरो एंड सपोज मान लीजिए दिस इज योर एड्रेस इज लूप, मान लीजिए कोई एड्रेस हमने दे दिया लूप और देयर इज एन इंडिकेट लूप इज हेयर। तो अब क्या होगा, ये इंक्रीमेंट B करेगा, यहाँ पर चेक करेगा कि ये 0 1 नहीं, इट विल बी गोज, फिर वो मूव करता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तब तक काउंट करेगा जब तक ये नॉन जीरो ना हो जाए, और जब ये B की वैल्यू FF हो जाएगा देन वी एड 1, हिज वैल्यू विल बी 0 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा और एक कैरी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं, इसके जगह पर एक बेस्ट है कि जंप कैरी कर दें, जंप कैरी। अगर जंप कैरी कर देंगे इन द फाइनल, इफ द B वैल्यूज इज FF, इफ यू एड 1 दैट विल जनरेट 1 कैरी। आप देखिएगा FF में जब एक कैरी जनरेट करेंगे, इट्स वैल्यू इज 1 0 0 H, देन अगेन कैरी जनरेट होगा, दिस लूप वर्क इज ओवर, ठीक है। सॉरी, जंप नॉन कैरी, इट्स माय मिस्टेक, जंप नॉन कैरी या जंप नॉन जीरो वैल्यूज, ठीक है। तो दिस इज द वे वी यूज दिस लूप इंस्ट्रक्शन। हम लूप इंस्ट्रक्शन को ऐसे यूज करेंगे, आगे चल के मैं एक प्रोग्राम बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सपोज symbol of this assembly language program for implement of a loop using DCR instruction, ठीक है। अब मान लीजिए कि सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया MVIC 15H। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मूव इमीडिएट C विल कंटेन 15H। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ।
उसके बाद ये कह रहा है DCRC, DCRC इसका मतलब ये हुआ डिक्रीमेंट ऑफ दिस रजिस्टर, डिक्रीमेंट करना C को, यहाँ पर आया तो C, जब यहाँ पर आया तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, सॉरी 14। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या, जंप नॉट ज़ीरो। अब आप देखिए C की वैल्यू क्या है, जंप नॉट ज़ीरो, जो भी वैल्यू है Z, C की वैल्यू क्या ज़ीरो है, नहीं है। ये इसका मतलब ये कंडीशन मेरा सही हो रहा है। जंप कब होगा, जब नॉट ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं होगा। तो C की वैल्यू हम देखेंगे, फ्लैग हम C का आउटपुट देखेंगे, क्या C ज़ीरो हो रहा है, नहीं, C की वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल है। तो ये एड्रेस क्या बता रहा है, लूप, मान लीजिए कुछ भी लिखा, ही गोज़ टू द लूप। नेक्स्ट आप क्या करेगा, DCR की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, 13 होगा, अगेन ही कम बैक, जंप नॉट ज़ीरो, देखिएगा कि ये वैल्यू ज़ीरो नहीं है, देन ही गोज़ टू दिस कंडीशन। इसी तरह से होते 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 नेक्स्ट आएगा 0 1, जब ये 0 1 पर पहुंचेगा इसी तरह से डिक्रीमेंट करते हुए, देन ही चेक नो इट्स नॉट इक्वल टू 0, देन ही गोज़ टू दिस डिक्रीमेंट एंड फाइनली हिज वैल्यू इज 0 0 h। अब जैसे ये 0 0 h पहुंचेगा, ये वैल्यू को ये, क्योंकि अब क्या हो गया, जंप नॉट ज़ीरो, ये तब तक ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रहा था तो अपने लूप को ये सेंड कर रहा था। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये ज़ीरो होगा, दिस लूप, ये लूप अब वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कब इसको यहाँ पर इस एड्रेस पर सेंड करता, जब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब तो ज़ीरो हो गई, जैसे ये डिक्रीमेंट होता है तो ज़ीरो हो गया, दिस वैल्यू विल बी वैनिस्ड, अब इसका कोई काम नहीं है, देन ही मूव्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब जो इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस होगा, सपोज इस प्रोग्राम के बाद I delete is here, and suppose after this there is an instruction is halt। अब यहाँ पर लिखा हुआ है halt, इसका मतलब ये है कि जब इसकी वैल्यू 1 थी, देन आफ्टर इस डिक्रीमेंट C की वैल्यू जब 0 0 h हुई, इस मीन्स दैट कि ये कब तक ये वैलिड था, जब तक ये जंप व्हेन नॉन ज़ीरो, बट यहाँ पर क्या हो गई, C की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन अब वैलिड नहीं है, देन ही दिस विल गोज टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब इसको रिमूव कर दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है, इट विल बी गोज टू द रीड टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका सपोज लिखा हुआ है हॉल्ट, इसका मतलब अब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है टू स्टॉप द प्रोग्राम। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट सपोज मान लीजिए यूजिंग रजिस्टर पेयर लूप काउंटर। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि 8 बिट डेटा को हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट किए थे, उसको चाहे इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब डिक्रीमेंट कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, 16 बिट डेटा को इंक्रीमेंट करेंगे और 16 बिट को डिक्रीमेंट करेंगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अब हम लोग इंक्रीमेंट का रजिस्टर पेयर इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे, डेट इज़ INX, और DCX को हम लोग यूज करेंगे फॉर द यूजिंग द रजिस्टर पेयर इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यूजिंग द सिंगल रजिस्टर वन कैन रिपीट द लूप ऑफ मैक्सिमम 255 टाइम्स। मतलब अगर हम सिंगल की बात करते हैं, डेट इज ओनली द वन रजिस्टर वी विल बी, अगर एक रजिस्टर की बात करते हैं तो कितना हो जाता है टोटल 8 बिट, तो कितना हो जाएगा 2 to the power of 8, डेट इज़ 255 पॉसिबल ऑफ द टाइम्स ही मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि 256 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, तो सो 0 to 255 times he will be moves in this case. It is possible to increase this count by using register pair for the loop counter instead of the single register. The minor problem arises how to test the final count of DCX and INX and do not modify the flags. However, if the loop looking for when the count becomes 0, the small tricks or ordering the two register pairs and checking the 0 flags we will discuss here. कैसे अब आप चेक करेंगे इस रजिस्टर पेयर कंडीशंस को। सपोज दिस इज योर एग्जांपल ऑफ योर रजिस्टर पेयर। अगर हम देखते हैं LXI B 1000H, LXI B 1000H
एंड दैट इज एन डिक्रीमेंट ऑफ x बाई बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब -1 होता जाएगा। देन मूव c कॉमा ए, मूव c कॉमा ए एंड देयर इज एन और ऑपरेशन OR AB एंड देन जंप नॉन जीरो लूप। ठीक है, अब ये और ऑपरेशन के बाद देखना है कि मेरा लॉजिकल ऑपरेशन जीरो हो रहा है या नहीं। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने रजिस्टर पेयर किया, सी की वैल्यू को ए में ट्रांसफ़र किया एंड देयर इज़ एन और ऑपरेशन। अब इस और क्योंकि अब हमें चेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जंप नॉन जीरो लूप, क्योंकि आपका ये जो फ्लैग है ये फ्लैग आपका 8 बीट का फ्लैग है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका फ्लैग है वो क्या है, 8 बीट का फ्लैग होता है। बट यहाँ पर जो आप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन आपका 16 बीट का है। ठीक, तो इस 16 बीट को कॉम्पिटिटिबिलिटी अगर हम कंडीशनल लूप में चेंज करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर और ऑपरेशन कर रहे हैं, ORA, ऑडिंग ऑपरेशन। ये ऑडिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने सी की वैल्यू को ए में ट्रांसफ़र कर दिया, अब हम और ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन में जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो और ऑपरेशन में क्या होता है, और ऑपरेशन में ये जंप नॉन जीरो, ये जीरो कब होगा, और ऑपरेशन में ज़ीरो कब पॉसिबल है, बोथ आर ज़ीरो। और ऑपरेशन में क्या होगा कि दोनों ज़ीरो हो जाए, तभी पॉसिबल है कि हमारा आउटपुट ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर, आपकी b की वैल्यू क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है, और b की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है और वो a में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए dxi b, तो c क्या कंटेंट करेगा, c आपका लोअर इसको कंटेंट करेगा, लोअर एड्रेस को। जस्ट इस तरह से समझिए कि आपका LXI B का मतलब क्या है, BC, B विल कंटेन 10 एंड C विल कंटेन 0 0। ठीक है, अब आपने 0 1 किया। ठीक है, 0 1 करेंगे तो इसका अब निकालिएगा तो क्या आएगा, FFFF करके आएगा, तो 0 FFF करके आएगा। ठीक है, तब C की वैल्यू आपका कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जो C की वैल्यू आपका A में स्टोर हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, और ऑपरेशन कीजिएगा किससे, 1 0 और 0 0 से। ठीक है, इस तरह से आपका प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक, व्हेन जंप नॉट इक्वल टू 0। जब तक जंप आपका तब तक पॉसिबल है जब जंप आपका नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है कि जब हम एक स्मॉल ट्रिक लगाते हैं बाय ऑडिंग द टू रजिस्टर्स इन पेयर एंड चेकिंग द ज़ीरो फ्लैग, तो हम लोग ऑडिंग करते हैं और ऑपरेशन लगाते हैं और चेक करते हैं हम लोग ज़ीरो फ्लैग। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहीं पर और ऑपरेशंस हमने लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम रजिस्टर पेयर यूज करेंगे तो हमें जब जीरो फ्लैग को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ऑडिंग ऑपरेशंस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट, ये समझ में तो आ गया आप लोग को। ओके, नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी फाइंड द डिले, और डिले फाइंड करने के लिए हमें टी स्टेट्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ टी स्टेट्स। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आप अपने मेमोरी में इसको सेट कर लीजिए और आपको टी स्टेट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। knowing how many t states in an instruction required and keeping in the mind that t state in one clock cycle long, and we can calculate the time using the following formula. And the delay is find number of t states and divide by the frequency. There is a very important
अगर आपको डिले फाइंड करना है पार्टिकुलरली किसी का, तो नंबर ऑफ टी स्टेट्स उसका आप फाइंड कर लीजिए और डिवाइड बाय योर इनपुट फ्रीक्वेंसी, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है. फॉर एग्जांपल, इफ MBI इंस्ट्रक्शन सेट यूजेज 7 टी स्टेट्स and if the microprocessor is in running 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और माइक्रोप्रोसेसर आपका 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर रहा है, तो द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड डिले, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन कितना डिले रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम टी स्टेट्स कैसे फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट यू रिमेंबर इन द माइंड, आप अपने माइंड में एक सेट कर लीजिए योर योर ऑप code. I will written op code. Your op code always 4 T states. Your op code always contain 4 T states. मतलब 4 clock cycles your op code required. Your opcode required 4 clock cycle. आपका opcode always required होगा 4 clock cycle and each 8 bit data, एंड की मैं opcode की बात कंप्लीट हो गई. जैसे आपको opcode सिर्फ मिले, वो समझ लीजिए कि 4 T स्टेट मतलब 4 क्लॉक पल्स उसको रिक्वायर्ड है. वो हम जब टाइमिंग डायग्राम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है. ठीक है, कि हमेशा याद रखिए कि ऑपकोड आपका 4 टी स्टेट लगेगा, मतलब 4 क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड, एंड द रेस्ट ऑफ द ईच पार्ट कंटेन ओनली 3 क्लॉक साइकिल्स. उसके बाद कोई भी डेटा हो या एड्रेस हो, एट ईच 8 बिट डेटा, उसके बाद ईच 8 बिट डेटा को रीड करने में only 3 clock pulse required. Understand? No problem. अब जैसे इंस्ट्रक्शन समझिए, अब समझ लेंगे आप लोग कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. अगर हम लिखते हैं MVI, I written this instruction MVI data, यही मेरा इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड है. यहाँ पर आपका ऑपकोड MVI B, इट्स कॉल्ड मूव इमीडिएट डेटा बी में आपका डेटा को ट्रांसफ़र करना है. इसका मतलब ये है कि आपका ये ऑपकोड है MVI B. इट मीन्स दैट दिस ऑपकोड विल कंटेन 4 क्लॉक साइकिल. इसका मतलब ये आपका ऑपकोड कंटेन करेगा 40. उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन में क्या कहा, उसके बाद जो भी 8 बिट के डेटा होगा, 8 बिट के डेटा को अगर आप 8 बिट डेटा, ईच 8 बिट डेटा आफ्टर द ऑपकोड, ईच 8 बिट डेटा कंटेन 3 क्लॉक साइकिल. तो इसके बाद आपका क्या है, 8 बिट डेटा है, तो आपका कंटेन होगा 3 क्लॉक साइकिल एंड इट इज इक्वल टू 7 टी स्टेट. 7 टी states. Understand? It contains 7 T states. तो यही मतलब कहना चाह रहा था कि जो MVI इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिखा वो 7 T स्टेट्स है. तो दैट इज, आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 7T डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 3.5 माइक्रोसेकेंड का डिले प्रोड्यूस हो करेगा दिस इंस्ट्रक्शन से. नेक्स्ट, डिले इन लूप की बात करते हैं कि अगर लूप में हम डिले को देखें तो कैसे फाइंड करेंगे. ओके, नाउ वी कैन यूज द लूप टू प्रोड्यूस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम डिले इन ए प्रोग्राम. द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस डिले. ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपका एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ MVI CFF, इट इज ए 7T. यह क्या है, आपका 7T है. क्यों? क्योंकि ये आपका 40 स्टेट होगा, क्योंकि ये आपका ऑपकोड है, और ऑपकोड के बाद क्या है, आपका डेटा है 8 बिट का, तो वो कितना कंटेन करेगा, 3T. तो टोटल कितना हो गया, 7T. उसके बाद क्या है, DCR, ये सिर्फ आपका एक ऑपकोड है, डिक्रीमेंट ऑफ रजिस्टर.
तो ऑपकोड सिर्फ है तो कितना कंटेन करेगा, 40 स्टेट। उसके बाद है जंप नॉट ज़ीरो, जंप नॉट ज़ीरो लूप। लूप का मतलब यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट में क्या है, जंप इज द गिवन एड्रेस, और आपको पता है एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। तो आपको पता है सबसे पहले जंप नॉट ज़ीरो, ये एक आपका ऑपकोड है, तो ये क्या होगा, 40 स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ईच 8 बिट कंटेन 3 टी स्टेट। यहाँ पर कितनी 8 बिट हैं, 2 8 बिट है, इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे, 60 स्टेट। तो टोटल कितने हो गए, 10 टी स्टेट्स, देयर इज एन 10 टी स्टेट्स, ओके। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शंस वी हैव रिटन इन दिस फॉर्म, और हम लोग यहाँ पर टी स्टेट्स पहले ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करेंगे आगे की ओर कि अब हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें करना है फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन स्लाइस द लूप काउंटर इज एग्जीक्यूट ओनली द 7 टी स्टेट्स। जो आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 7 टी स्टेट कंटेन करता है। एंड द फॉलोइंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ द लूप इज 14 टी स्टेट एंड एग्जीक्यूट रिपीटेड 255 टाइम अंटिल सी बिकम 0। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, दिस पार्ट इज डिलीट, यहाँ पर कोई लूप वर्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये मतलब क्या है। सबसे पहले मूव MBI-CFFH, इसका मतलब ये है कि C अब आपका कंटेंट क्या कर रहा है, FF, ओके। उसका डिक्रीमेंट स्टार्ट होगा, और ये FF डिक्रीमेंट का मतलब अगर आप डेसिमल में लिखें तो कितना होगा, 255, ठीक है। इसका मतलब जो आपका लूप है वो कितनी बार मूव करेगा, वो आपका 255 टाइम्स आपका लूप का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ 255 टाइम्स योर लूप इज मूवमेंट। इसका मतलब ये जो 14 टी स्टेट है, ये जो 10 + 4 14 टी स्टेट, इट विल बी मूव इन 255 टाइम्स until when c is equal to 0। ये कब तक होगा, जब तक c का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, सॉरी c नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये मूवमेंट करता रहेगा। दैट इज 255 टाइम्स। 255 times this value will be goes moving until becomes c is equal to 0। जैसे c इक्वल टू 0 होगा, this condition is vanished, इसका कोई काम नहीं है, then it is go to the next instruction, ओके। तो अब हमें इस तरह के लूप का डिले निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, वी विल बी फाइंड वेरी केयरफुली, ये हमें अच्छे से समझना है। नाउ वी नीड to keep in the mind through the last iteration of the loop J and Z interaction will fail required 70 states rather than 10, ठीक है। Therefore the we must be deducted 3 T states from total delay, we accurate the delay calculation। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये जो आपका टोटल है, दैट इज जंप 10 टी स्टेट प्लस 14, ठीक है। ये कह रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि देयरफॉर वी मस्ट बी डिटेक्टेड 3T। आपका जो ये 3T है इज स्टेट इन द टोटल डिले, एक्यूरेट डिले के लिए हम लोग जो है 3T स्टेट को डिटेक्ट कर देते हैं। मतलब 3T स्टेट को डिटेक्ट करने का मतलब देखिए क्या है, जब c की वैल्यू मान लीजिए ff से 0 1 होगा, ठीक है, 0 1 से इट विल बी गोज टू दिस। अब ये क्या करेगा कि इस लूप में नहीं जाकर वो कंटिन्यूस नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कैन नॉट रीड द जे एंड जेड को ये रीड नहीं करेगा। इस कंडीशन में ये कह रहा है कि 7T स्टेट एंड रेदर देन 10T, और आपका जो 10T स्टेट है, इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 3T स्टेट जो आपका है इसको वो डिटेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में जो फार्मूला होता है टोटल डिले
is delay outside the loop and delay of the loop. मतलब टोटल फार्मूला जो होता है आउटसाइड द लूप और इनसाइड द लूप. देखिए अब आप इस इंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं, सोचे समझ, इस इंस्ट्रक्शन में आप जब देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, आपका जो 255 टाइम्स हो रहा है तो यही लूप के अंदर हो रहा है. दिस इज योर लूप. ठीक है, तो आपका इसी लूप के अंदर मूवमेंट हो रहा है, ये लूप से बाहर है, तो ये दिस इज योर आउटसाइड ऑफ द लूप. तो आउटसाइड लूप में कितने टी स्टेट हैं, 7 टी स्टेट है. तो यही इसका मतलब हुआ कि आपको देखना है कि कौन लूप के अंदर है और कौन आउटसाइड द लूप के बाहर है. ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस इज योर डिले. तो अब यहाँ पर हम उसी कंडीशन में आते हैं, उसी क्वेश्चंस को आप देखते हैं. तो आउटसाइड ऑफ द लूप क्या आ गए, 7 टी स्टेट्स. 7 टी जो हो गया दिस इज योर आउटसाइड ऑफ द लूप. MBI इंस्ट्रक्शन जो है दिस इज योर आउट. एक बार सिर्फ वो वैल्यू पुट कर दिया सी में और उसके बाद वो लूप से बाहर हो गया. लूप में क्या हो रहा है, वो सी की वैल्यू का डिक्रीमेंट स्टार्ट हो गया. ठीक है, अब टोटल टी स्टेट कितने हो गए लूप के अंदर, देखिए लूप के अंदर ये 10 + 4 14 टी स्टेट हो गए लूप के इनसाइड द लूप. ठीक है, तो देयर इज एन 14. दिस इज योर 10 + 4 14. कितने बार रोटेट किए, 255 टाइम्स. तो 255 टाइम्स 14, दिस इज योर टोटल. वी काउंट द नंबर ऑफ टी स्टेट्स मल्टीप्लाई बाय कितने बार मूवमेंट किया, क्योंकि FF है, FF का डिक्रीमेंट का, FF का डेसिमल में वैल्यू क्या होता है, इन हेक्साडेसिमल में FF है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 255. तो 255 टाइम्स वो मूवमेंट करना स्टार्ट किया. ठीक है, एंड 14 इंटू 255 और -3, ये -3 क्योंकि रिड्यूस बाय 3t फॉर फाइनल JNZ. तो फाइनल जो मैंने जस्ट JNZ के लिए कहा था, ठीक है, देयर इज एन ओनली द 3 टी स्टेट को उसमें क्या करना है, डिडक्ट कर देना. ये हम ऑलवेज डिडक्ट करेंगे 3 टी स्टेट जब हम लूप के अंदर की बात करेंगे, जब हम लूप में फाइंड करेंगे. तो दिस इज योर क्या आ गया, इनसाइड द लूप डिले. तो टोटल डिले क्या हो जाएगा, 3576 टी स्टेट और +7. तो दिस इज इक्वल टू 3574 टोटल डिले. टोटल डिले क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू और प्लस दिस वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस इज द टोटल डिले. तो इस तरह से हमें फाइंड करना है इनसाइड द लूप. लूप के अंदर आपका क्या डिले होगा, टोटल डिले हम कैसे फाइंड करेंगे. तो देयर इज एन फार्मूला. तो सबसे पहले हम इस फार्मूला में जाएंगे. टोटल डिले का क्या होता है, डिले आउटसाइड द लूप. हम वेरीफाई करेंगे कि कौन सा लूप हमारा आउटसाइड द लूप है और डिले ऑफ द लूप, और कौन सा हमारा लूप के अंदर है, मतलब इनसाइड द लूप हो रहा है. और हम उसका टोटल टी स्टेट, दोनों को अलग अलग टी स्टेट कर लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि लूप में कितना मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, कितनी बार लूप आपका मूवमेंट कर रहा है. ठीक है, अब यूजिंग द रजिस्टर पेयर लूप काउंटर्स देखिए. अब रजिस्टर पेयर लूप काउंटर्स में जैसे देखिए ORAB. ठीक है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द डिले लूप ऑफ द रजिस्टर पेयर, एंड दिस इज द योर LXIB 100H 10 टी स्टेट्स. क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये 10t क्यों हो गया, क्योंकि ये आपका जो है 40 और एक 8 बिट डेटा कंटेंट 3t, और यहाँ पर कितना एड्रेस जो आपका 16 है, तो 16 कितना हो जाता है, 8 बिट का 2 स्लॉट्स है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3t इट इज इक्वल टू 10t. ओके, दिस इज ये 60 क्यों होगा, DCXB इट इज योर 60. ठीक है, move A comma C it is 40, odd operation it is 40, J and Z loop it is a 10t instruction. ठीक है, and DCX this is your register pair, so it is a 60 instruction sets are there.
ओके, नाउ अगेन फार्मूला विल अप्लाइड। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा लूप कहाँ से कहाँ लग रहा है। सबसे पहले हम आउटसाइड द लूप निकाल लेते हैं। आउटसाइड लूप हमारा में कितना 10 स्टेट है, दैट इज़ 10 टी स्टेट्स। तो आउटसाइड लूप हो गया 10 टी स्टेट्स, ठीक है। अब इनसाइड द लूप कितने स्टेट्स हैं, 6 4 10 10 20 24 टी स्टेट्स आर देयर, ठीक है। तो हमने देख लिया इनसाइड द 24 टी स्टेट्स, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि b की वैल्यू कितना है, 1000h। 1000h को अब डिक्रीमेंट करते करते इक्वल टू 0 होना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी आपको 1000h हेक्साडेसिमल में, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, दैट इज़ 4096। उसको आप क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि उतना टाइम्स वो 4096 टाइम्स वो रोटेट करेगा, तब उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी और लूप से वो बाहर आएगा। तो 4096 इंटू 24, क्योंकि एक आप देख रहे हैं एक बार वो रोटेट कर रहा है तो 24 टी स्टेट ले रहा है, तो डेट इज़ 4096 में कितना हो जाएगा, 409 इंटू 20 माइनस 3 आपको लास्ट इटरेशन जो है 3 टी स्टेट जो है रिड्यूस बाय द लास्ट इटरेशन, जो मैंने बताया कि उससे हम लोग आउटसाइड हो जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो डेट इज़ इन 3 टी स्टेट्स। तो दिस इज़ योर द फाइनल वी गेटिंग। आप फाइनली क्या मिल जाएगा, TL और TO वी एड द टोटल डिले, TO प्लस TL, ओके। एंड नेक्स्ट वी डिस्कस, दिस इज योर नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में क्या होता है, देयर इज एन लूप एंड इनसाइड द अनदर लूप्स आर देयर। एक लूप है, उसके अंदर दूसरा लूप होगा, एंड उसके बाद हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा कि कैसे हम लोग एक लूप के अंदर दूसरे लूप को फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज़ द वे, मतलब लूप एंड इनसाइड द अनदर लूप्स आर देयर एंड हाउ टू फाइंड द डिले। आप लोग से अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, दिस इज़ द नेस्टेड लूप, बट टुडे दिस क्लास इज़ हेयर ओनली। तो आज हम लोग ने देखा बेसिकली जंप इंस्ट्रक्शंस को देखा, ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है कंडीशनल और नॉन कंडीशनल में देखा। उसके बाद हम लोग ने डिले फाइंड किया। डिले फाइंड में हम लोग ने दो फार्मूला देखा, TO प्लस TL। TO हमारा क्या था, इट इज़ आउटसाइड ऑफ द लूप, और एक इनसाइड द लूप। इनसाइड द लूप में हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ टी स्टेट्स, नंबर ऑफ टी स्टेट्स जितने भी आएंगे और कितने नंबर ऑफ लूप्स वो मूवमेंट करेगा, उसको हम लोग जो भी हेक्साडेसिमल में मूवमेंट करेगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई बाय द टी स्टेट्स एंड माइनस 3 जो हम लोग माइनस करते थे, हमने देखा था कि जब हम जो भी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग स्किप करते थे, तो 3 स्टेट जो होता है, वो जो रीडिंग टाइम था 3 स्टेट, वो हम लोग जंप इंस्ट्रक्शन में रीड नहीं करते थे। तो इस कारण से हम लोग -3 कर रहे थे, तो -3 आप लोग डेफिनेटली याद रखें। So this is the standard formulas in this class, and we conclude this delay part. If there is any problem, we will write on the chat box. और अगर आपको कुछ nested loop के बारे में मुझे लगेगा तो मैं nested loop भी आपको कंटिन्यू कर दूंगा, and further we will discuss in the next class.